Hello guys, welcome to Bharat channel. So today we are going to discuss transportation. So let's get started. सबसे पहले हम ट्रांसपोर्टेशन में देखेंगे ब्लड का मेन कंपोजिशन होता है। सबसे पहले ब्लड जो है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस में मेन रोल जो अदा करता है। ब्लड का मेन फंक्शन क्या है, इसमें क्या होता है कि आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। ये हो गया आपको क्लियर। इसमें कौन कौन से होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। ठीक है, इस ब्लड के ये कॉम्पोनेंट्स हैं और इसमें प्लाज्मा भी पाया जाता है। आप ये भी लिख सकते हो क्योंकि इनके कंपोजिशन लिखना है, आपको ऐसे मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट आपको ये बताना है कि ब्लड कैसे कैसे फ्लो करता है। ब्लड आर्टरी में से फ्लो करता है, वेन्स में से और कैपिलरीज में से फ्लो करता है। तो चलिए देख लेते हैं आर्टरीज का फंक्शन क्या है, वेन्स का फंक्शन क्या है और कैपिलरीज का फंक्शन मेनली है क्या है। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज की वीडियो। आर्टरीज, सबसे पहले हम आर्टरीज का देखेंगे। आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिफरेंस भी आपने इसलिए लर्न करेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं आर्टरीज का। आर्टरीज वो है जो कि हमारा जो ब्लड है, आर्टरीज सबसे पहले आपको थोड़ा ऐसे ओवरव्यू दे दूं। आर्टरीज वो है जो ब्लड को हमारे हार्ट से या हमारे लंग से हार्ट तक लेकर जाती है। ठीक है, हमारे लंग से हमारे हार्ट तक लेकर जाती है, यानी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कैरी करती है। मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। मेनली इसलिए बोला है क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड भी करती है, वो आपको एक्सेप्शन में बाद में बताता हूँ। और जो वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड और कैपिलरीज के बारे में आपको इतना ज़्यादा लर्न नहीं करना है, सिर्फ आपको आर्टरीज और वेन्स के बारे में करना है। कैपिलरीज के बारे में थोड़ा छोटा सा पोर्शन है, वो आपको बाद में बताता हूँ। और पल्मोनरी आर्टरी, कौन सी आर्टरी, पल्मोनरी का मेनली फंक्शन जो है ना वो हार्ट से रिलेटेड है। जो जहाँ भी पल्मोनरी वर्ड आ गया वो हार्ट से रिलेटेड होगा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी भी होती है, पल्मोनरी वेन भी होती है। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो कि क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो लेकर जाती है। और आपको ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, डीऑक्सीजनेटेड क्या है, वो भी बताता हूँ। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो। और डीऑक्सीजनेटेड का वो ब्लड होता है जिसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो। मैंने बोला था ना कि आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड करते हैं मेनली, बट पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड लेकर जाती है। ये वेन्स है जो ये मेनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं, बट पल्मोनरी वेन एक ऐसी, पल्मोनरी का कौन से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है। पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो कि क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। ये तो हो गया आपको क्लियर। नेक्स्ट जो आर्टरीज और वेन्स में मेन डिफरेंस आ जाता है, इनमें होती है वॉल्स, इनमें वॉल्स नहीं प्रेजेंट होती। वॉल्स होती है जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये है मान लो कोई ब्लड वेसल्स, इन दोनों ये सभी क्या है, ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स से ऐसे होता है कि जैसे ब्लड फ्लो कर रहा है ना, फ्लो कर रहा है, ऐसे बीच में रुकावट होती है। वॉल्स का मतलब भी रुकावट है, इस आपको मालूम। ठीक है, जो आर्टरीज है उसमें सबसे पहले मैं आपको यही पॉइंट बता दूं कि ब्लड जो है ना हाई प्रेशर से फ्लो करता है। जो ब्लड का फ्लो होने का प्रेशर है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, बट जो वेन्स है उसमें जो ब्लड के फ्लो होने का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा लो है। इसलिए आर्टरीज में मेनली क्या होता है कि इसमें क्या है, वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती, नो वॉल्स इज प्रेजेंट इन दिस। ये भी आपको लर्न कर लेना है, बट इसमें क्या होता है कि वॉल्स जो है प्रेजेंट होती हैं, ये भी आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, ये तो हो गया आपको सारा क्लियर। अभी मैं आपको कुछ मेन डिफरेंस जो कि बता दूं कि ल्यूमन, नैरो ल्यूमन। इसका होता है कि नैरो ल्यूमन होता है, उसका वाइडर ल्यूमन होता है। ये भी आपका पॉइंट हो गया क्लियर। ठीक है, इसकी जो वॉल्स होती है वो थिक होती है। इसकी ये क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टरीज जो है मेनली उसकी वॉल्स थिक की होती हैं, वेयरएज वेन की थिन की होती है। थिन मतलब पतली और थिक मतलब बहुत ज्यादा मोटी। इसकी मोटी इसलिए होती है क्योंकि ब्लड जो हाई प्रेशर से फ्लो करता है, इसलिए जल्दी से जल्दी ब्लड जाएगा। और ये चांस होगा अगर ये थिन होगी, अगर ये पतली हो गई तो ये भी चांस हो सकता है कि आर्टरी जो है फट जाए। इसलिए जो आर्टरी होती है वो थिक मेनली होती है, और जो वेन्स होती है वो थिन इसलिए होती है क्योंकि ब्लड जो है लो प्रेशर से पास होता है। अगर ये थिक हो रहा है तो कोई बात नहीं, बट ये थिन इसलिए होती है क्योंकि ब्लड लो प्रेशर से काम करता है, इसको फटने का कोई चांस नहीं है क्योंकि ये लो प्रेशर से इसमें ब्लड फ्लो करता है। ये तो हो गया आपको क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन वाला सिस्टम है उस पर मेनली बात फोकस कर लेते हैं, क्योंकि उस पे से क्वेश्चन आता है। ये तो मैंने आपको ऐसा ही बताया था। और कैपिलरीज का, सॉरी मैं कैपिलरीज का आपको मेन फंक्शन बताना भूल गया। ये वन सेल थिक होती है, वन सेल थिक। ठीक है, यही आपका बुक में मेन पॉइंट दिया है। वन सेल थिक इसलिए होते हैं क्योंकि इनको ट्रांसपोर्टेशन करना होता है। ये वन सेल मतलब कि इनकी वन सेल कैसे लेयर नहीं बनी होती है। देखिए ऐसे ऐसे सेल्स होते हैं ना, कई बार 2 सेल्स की लेयर बनी होती है, बस इनके वन सेल्स की लेयर बनी होती है। क्यों बनी होती है कि ऐसे वन सेल की क्यों बनी होती है, क्योंकि इन्हें ट्रांसपोर्टेशन करना होता है। अगर ये बहुत ज्यादा मोटी हो जाती
बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है इससे, तो ब्लड मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट जो है ना ईजी नहीं होता, इसलिए इनको मसल से ही बनाया गया है। आगे देख लेते हैं हम सबसे पहले प्लेटलेट्स का मेनली देख लेते हैं। प्लेटलेट्स क्योंकि आपकी बुक में दी गई है, प्लेटलेट और लिम्फा देख लेते हैं। इससे क्या होगा कि आपको जो अभी मैं हार्ट का करवाने वाला हूँ वो पूरा जो डायग्राम है वो अच्छे तरीके से आपको दिमाग में फिट बैठ जाएगा। तो प्लेटलेट्स का सबसे मेनली देख लेते हैं। प्लेटलेट्स क्या है, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। प्लेटलेट्स जो कि ब्लड का कंपोनेंट है, ये प्लेटलेट्स क्या करती है कि अगर आपकी कहीं भी बॉडी में इंजरी हो गई है तो उसको रोकने के काम आती है। जैसे कि आपकी कहीं भी बाजू पे, टांग पे, कहीं भी आपके कोई इंजरी है तो कौन काम आता है, आपके मेनली प्लेटलेट्स काम आते हैं। प्लेटलेट्स कैसे काम आते हैं आपके, प्लेटलेट्स ऐसा करते हैं कि कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, कोआगुलेशन का मतलब है कि जहाँ से ब्लड लीक हो रहा है ना उसको ये लीक होने से बचा देगा, प्रिवेंशन करवा देगी ब्लड के फ्लो होने की। अगर ये प्लेटलेट्स ना होती तो क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। अगर ये प्लेटलेट्स ना होती तो हमारे बॉडी में लॉस ऑफ ब्लड हो जाता, लॉस ऑफ ब्लड हो जाता तो हम वीक हो जाते, कई बार डाई हो जाते, मर भी सकते थे। इसलिए कोआगुलेशन ऑफ ब्लड होना बहुत जरूरी है, और ये किससे होगा, प्लेटलेट्स होगी तभी होगा। ठीक है, ये तो होगा हमारा प्लेटलेट्स वाला। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं लिम्फ। लिम्फ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम्फ जो है ब्लड से बिल्कुल उल्टा है। लिम्फ और ब्लड का आपको बोर्ड में कई बार 2019 में, 2018 में, 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है। डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड अभी वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। लिम्फ जो है मेनली वो क्या करती है, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स से क्या करती है, ये फ्लो करती है। कौन सी वेसल्स है, ये लिम्फेटिक वेसल्स से जो है फ्लो करती है। और जो ब्लड है वो नॉर्मल ब्लड कैपिलरी से फ्लो करती है। ये लिम्फेटिक से, उसमें क्या होता है कि मोर प्रोटीन होता है, इसमें क्या होता है लेस प्रोटीन होता है। इसमें क्या होता है, लेस प्रोटीन होता है। ये जो है कलरलेस होती है ना, ये जो है एक लिम्फ है, बहुत ज्यादा कलरलेस होता है, बट उसका ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। ये कलरलेस है। ठीक है, ये भी आपका पॉइंट मेनली हो गया। ऐसे तो बहुत ज्यादा पॉइंट है जो कि आपकी बुक में दिए गए हैं, आप वहां से पढ़ सकते हो। अब मैं आपको इसका मेन पॉइंट बता दूं, इसका फंक्शन क्या है, ये मेटाबॉलिज्म करता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म इसका करता है कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के काम आ जाता है। लिम्फ का मेन अभी फंक्शन क्या है कि ऐसे जहां पर भी ऐसे थोड़ी सी इंटरमोलिकुलर स्पेस रह गई, वहां से कोई चीज फंस गई है तो लिम्फ ने उसको करना है, बाहर निकाल देना है, एक्सेस फ्लूइड को ड्रेन करवा देना है ब्लड में। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पूरा ऐसे जो हमने ब्लड कैपिलरीज का मैं बताया। अब देख लेते हैं कुछ हार्ट का, जो मैंने आपको डायग्राम के द्वारा करवाना है कि कौन से कहाँ जो ब्लड जाता है। चलिए देख लेते हैं। आपने ये हार्ट को बॉक्स की तरह इसे बना देना जैसे मैंने बनाया है। जी हाँ, आपने सही सुना कि आपने हार्ट को बॉक्स की तरह बना देना है। अभी मैं आपको पूरा बता दूंगा कि कैसे कहाँ से कहाँ ब्लड जाता है। मान लीजिए ये आपकी ऊपर जो है आपकी लंग्स है, लंग्स आपने पढ़ा अभी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पूरा किया इसका, और ये आपकी बॉडी की टिश्यूज से सेल है। ठीक है, ऐसे हमने बना देना है। सबसे पहले जो ब्लड है यहाँ पे आएगा, अभी ओवरव्यू ले लीजिए। यहाँ से यहाँ पर आएगा ब्लड। ठीक है, इसको खोल देते हैं, इसको खोल देते हैं, इसको खोल देते हैं, यहाँ से बॉडी में जाएगा, फिर इसको यहाँ से जाएगा, फिर ये खोल जाएगा, ये खोल जाएगा, और फिर से लंग्स में चल जाएगा। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको एक ऐसा ओवरव्यू देता हूँ। ब्लड यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से नीचे जाएगा, फिर यहाँ में जाकर बॉडी में चला जाएगा, बॉडी से जाकर फिर से ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर नीचे फिर से आएगा, और फिर से लंग्स में ही चला जाएगा। कहाँ जाएगा, फिर से लंग्स में चल जाएगा। हाँ जी, कुछ ऐसा ही डायग्राम आपका बनने वाला है। बस आपने एक बार ये तैयार कर लिया तो आपका कोई भी डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले लंग्स से ये देखने, सबसे पहले आर्टरियम और वेंट्रिकल में डिवाइड कर लेते हैं। जो ऊपर वाले होते हैं दोनों आर्टरियम होते हैं, दोनों को दे देता हूँ। ऊपर वाले दोनों आर्टरियम और नीचे वाले दोनों ही वेंट्रिकल होते हैं। जो आपका राइट हैंड है, जैसे ये मैं राइट हैंड जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, राइट हैंड को आपने लेफ्ट मानना है और लेफ्ट को राइट मानना है। ये लेफ्ट है, नीचे वाला भी लेफ्ट, ये राइट है, ये भी राइट। अब अगर ब्लैक बोर्ड को मैं उल्टा करके अपनी चेस्ट पे लगाऊं तो पूरा जो राइट है वो राइट बन जाएगा और लेफ्ट है लेफ्ट बन जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उल्टा करना है। और लंग्स से आपका है लेफ्ट आर्टरी में ब्लड, ये आपको क्वेश्चन पेपर आ जाता है। नेम द ब्लड कैपिलरीज दैट ब्रिंग ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट आर्टरी। तो ये आपको बताना था, ये होती है हमारी पल्मोनरी वेन। मैंने आपको बताया पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो कि अकेला ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। साथ में लिख देता हूँ O2, जहाँ पे O2 लिखा है उसका मतलब है ऑक्सीजनेटेड, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन वाला ब्लड है, यहाँ पर CO2 लिखा होता है उसका मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब यहाँ लंग्स से आ गया पल्मोनरी वेन के थ्रू आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरी में। अब लेफ्ट आर्टरी में जैसे कि ये मान लो ये अभी खुला है, अभी खुला है, इसमें ब्लड पूरा भरा गया है। अब इसको नीचे वाले लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजना है, तो ये क्या कर जाएगा, ऐसे
जकड़ रहेगा, अपना ब्लड नीचे को ऐसे नीचे वाली जो ये वाली है खोल देगा। सबसे पहले ऐसे होगा तो क्या करेगा, ऐसे अपना हैंड से अपने क्लोज करने हैं, फिर नीचे वाली जो बॉन्ड है वो खोलनी है और ऐसे कर जाएगा तो सारा ब्लड नीचे जो आ जाएगा। नीचे आ गया ब्लड, किस में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, ठीक है। यहाँ से फिर आ गया तो बॉडी में कैसे जाएगा, ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाएगा, O2 वाला ब्लड जाएगा, कैसे जाएगा, एओर्टा की मदद से जाएगा, एओर्टा, ठीक है। ये भी अपन लर्न कर लेना, एओर्टा की मदद से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी की कैपिलरीज में जाएगा, बॉडी के हर एक पार्ट में जाएगा, सेल में जाएगा, टिश्यू में जाएगा, ऑर्गन में जाएगा, ऑर्गन सिस्टम में जाएगा। आगे ऑर्गन सिस्टम में बॉडी में चला गया, बॉडी से सीधा, ये याद रखना, ऊपर वाले में जाएगा, नीचे वाले में नहीं जाएगा, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहले बॉडी में ऊपर वाले में जाएगा और ऊपर वाला खोलेगा नीचे वाले से, फिर से लंग्स में जाएगा। कैसे जाएगा, अभी बॉडी से ऐसे राइट आर्टरी में कैसे जाएगा, CO2 वाला ब्लड जाएगा, क्योंकि बॉडी ने अपना गंदा जो ब्लड है वो डिस्चार्ज कर दिया, बॉडी ने अपना गंदा वाला ब्लड डिस्चार्ज कर दिया, बॉडी ने CO2 वाला ब्लड राइट आर्टरी में भेजा। वो कैसे भेजेगा, वेना कावा की मदद से, किसकी मदद से, वेना कावा। यह अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है, कि सबसे पहले ब्लड से, ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, तो ये किसकी मदद से जाएगा, वेना कावा की मदद से ही जाएगा। अब ऊपर कैसे आएगा, यहाँ पे राइट जो आएगा पल्मोनरी आर्टरी की मदद से यहाँ पे लंग में एंटर कर लेगा, ठीक है। ये तो आपका होगा पूरा अच्छे तरीके से क्लियर, सब कुछ क्लियर कट कर दिया है मैंने। यहाँ से आएगा लंग में ऑक्सीजन ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू राइट लेफ्ट आर्टरी में, लेफ्ट आर्टरी से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा की मदद से बॉडी के हर एक पार्ट में जाएगा, और डीऑक्सीजन यहाँ से ब्लड आएगा वेना कावा की मदद से राइट आर्टरी में चल जाएगा। राइट आर्टरी के जाने के बाद राइट वेंट्रिकल में जाएगा, जब ये कंट्रैक्ट रिलैक्स होंगे तो यहाँ से चलते चलते पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाएगा। फिर से बताऊं एक बार, चलो फिर से बता देते हैं। अब आराम से लंग्स में अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड छोड़ दिया, यहाँ से आ गया पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या करेगा, ये लेफ्ट आर्टरी में आएगा, लेफ्ट आर्टरी में पूरी अच्छे तरीके से खुल जाएगा। तो अगर जब लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड चाहिए तो ये क्या करेगा, अपना ऐसे होल बंद कर देगा और नीचे से अपना ये वाला होल खोल देगा, वो सारा ब्लड इसमें आ जाएगा। अभी ये खाली हो गया, इसमें आ गया। अब ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजेगा एओर्टा की मदद से बॉडी के हर एक ऑर्गन, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम में। फिर वेना कावा CO2 मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से जब डिस्चार्ज होगा फिर राइट आर्टरी में सीधा जाएगा वेना कावा की मदद से, और नीचे आएगा राइट वेंट्रिकल में, किसकी मदद से, पल्मोनरी आर्टरी की मदद से सीधा लंग में चला जाएगा और फिर से ऑक्सीजनेटेड बन के आएगा ऐसे, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको इसके में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब देख लेते हैं डबल सर्कुलेशन क्या है। अभी आपकी बुक में इतना लंबा दिया था बट मैंने आपको सिंपल तरीके से करवा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द वीडियो। अब मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा, ठीक है। ऊपर वाला में हटा देते हैं इसको। अब हमारी बारी आएगी डबल सर्कुलेशन की। डबल सर्कुलेशन की अपने एग्जाम्पल डेफिनेशन कैसे देनी है, जब हमारी हार्ट के द्वारा दो बार, मतलब कि एक ही ब्लड को दो बार दोहराया जाता है उसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ये है डबल सर्कुलेशन, यहाँ पर ही डबल सर्कुलेशन हो रहा है। अब आप पूछोगे कैसे होगा। डबल सर्कुलेशन भी दो टाइप का होता है, एक होता है सिस्टमेटिक और एक होता है पल्मोनरी डबल सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक डबल सर्कुलेशन, ठीक है। ये दोनों है। अब देखते हैं सिस्टमेटिक डबल सर्कुलेशन क्या है, पल्मोनरी डबल सर्कुलेशन क्या है। सिस्टमेटिक डबल सर्कुलेशन वो है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर राइट आर्टरियम तक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर राइट आर्टरियम तक को जो हमारा डबल सर्कुलेशन होता है उसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक। और पल्मोनरी ये है हमारा जो कि ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, बट ये क्या है, राइट वेंट्रिकल से लेकर लेफ्ट आर्टरियम तक है। ऐसे आपको याद रखना है। ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाता हुआ यहाँ तक आएगा और एक यहाँ से जाता हुआ यहाँ तक आएगा। ये भी आपको हो गया क्लियर। ऐसे आपको ये डिटेल में नहीं जाना क्योंकि आपकी बुक में ऐसा नहीं दिया गया, बस आपको ये बताना है सिस्टमेटिक और पल्मोनरी है। और सिंपली आपको ये बताना है कि सिस्टमेटिक डबल सर्कुलेशन इंक्लूड द ब्लड फ्लो फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट आर्टरियम, वेयर एज पल्मोनरी डबल सर्कुलेशन इंक्लूड द ब्लड फ्लो फ्रॉम
राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट आउटरिम। ये भी आपका हो गया क्लियर। अभी मैं क्लियर कट बात करता हूँ कि ये क्या होता है कि 2 चैम्बर हर्ट जो होती हैं, 3 चैम्बर हर्ट, 4 चैम्बर हर्ट, उस पर डिपेंड होता है। जिसमें 2 चैम्बर हर्ट है उसमें क्या होगा, सिंगल सर्कुलेशन होगी। जिसमें 2 चैम्बर हर्ट है वो उसमें होगी सिंगल सर्कुलेशन। बट जिसमें 3 चैम्बर हर्ट है या 4 चैम्बर हर्ट है, जैसे ह्यूमन, क्रोकोडाइल्स, उसमें क्या होता है कि डबल सर्कुलेशन जो होती है। ये डबल सर्कुलेशन आपको मेन क्वेश्चन आ रहा था कि इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अभी आपको एग्जांपल लिखा बताना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ना मिल जाए और हमारी बॉडी को जितनी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी उतनी हमारी बॉडी की ऑक्सीडेशन होगी फूड की और हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिलेगी। अभी बताते हैं एग्जाम्पल लेकर, जैसे कि हमारी बॉडी को चाहिए 50% ऑक्सीजन, ठीक है, ये प्योर है, प्योर आ रही है और एक दूसरे में मिक्स होकर आ रही है। 45% प्योर आ रही है और 5% जो आ रही है वो CO2 आ रही है। इसमें क्या हो रहा है, ये हमारी बॉडी में इसके ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन आएगी उतना ज्यादा हमारा फायदा हो जाएगा। बट जितनी कम आएगी, जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी उतनी हमारी बॉडी को तकलीफ होगी, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमें लेनी पड़ेगी। इसलिए डबल सर्कुलेशन की नेसेसिटी आपने ऐसे बता देना है। आगे देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, आपने 9th क्लास में भी किया हुआ है, बहुत ज्यादा ही सिंपल है। अभी देख लेते हैं इसको, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का। हमने कंडक्टिंग टिश्यू के बारे में सुना है, ठीक है, 9th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। कंडक्टिंग टिश्यू के बारे में पढ़ा है, एक है जाइलम जो कि वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर मिनरल, बट एक है फ्लोएम करता है फूड। लर्न कैसे करना है, ट्रिक बताता हूँ। फ्लोएम, एफ की आवाज आ रही है इसमें से, फ्लोएम बोलोगे तो फ्लोएम एफ की आवाज आएगी, इसलिए पहचान लेना कि हमें फूड ट्रांसफर करना है। ये जो है यूनिडायरेक्शनल है, अभी बता दो यूनिडायरेक्शनल क्या है, और ये जो है बायडायरेक्शनल है। बायडायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल मतलब कि एक ही डायरेक्शन को देता है। जैसे कि ये हमारा प्लांट है, जो प्लांट है वो पानी नीचे से लेता है, ऐसे ये नीचे से पानी लेगा, पूरे प्लांट में से ऊपर जाएगा, नीचे को तो आएगा नहीं पानी, ऐसे हर एक चल जाएगा। बट ये फ्लोएम क्या करेगा, जैसे ये ट्री है हमारा, ये हमारा ट्री है, तो क्या करेगा कि यहाँ मान लो फूल बना है और ये ऊपर को भी जाएगा, इधर को भी जाएगा, सारी डायरेक्शन से जाएगा, नीचे को भी जाएगा। इसको हम कहते हैं यूनि और इसको कहते हैं बाय। बाय मतलब दोनों डायरेक्शन में जाता है, हर एक डायरेक्शन में जाता है, बट यूनि है जो है या तो नीचे से ऊपर से नीचे आएगा या नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा जाइलम फ्लोएम का। अब इसको अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेते हैं कि वाटर की कैसे वो ट्रांसपोर्टेशन होती है, फूड की कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है। काफी सिंपल और इजी प्रोसेस है, एक बार दिमाग में फिट बैठ गया तो हमेशा के लिए बैठ जाएगा। जो ट्रांसपोर्टेशन, वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होती है तो आपको पता है कि किससे होती है, जाइलम से होती है, ये आपको सब कुछ पता है। बट मैं आपको मेन मार्क मुद्दे की बात बताऊंगी। सबसे पहले होती किससे, ट्रांसपीरेशन से होती है, ट्रांसपीरेशन, और एक होती है हमारी रूट प्रेशर। ऐसे होती है, वो भी बताते हैं। ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस, हमें पता है कि स्टोमेटा की वजह से ट्रांसपीरेशन होती है, ट्रांसपीरेशन, इसका भी थोड़ा गलत है, ट्रांसपीरेशन, हाँ अभी सही है। ट्रांसपीरेशन क्या है कि लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू द एरियल पार्ट ऑफ स्टोमेटा इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। कैसे होती है ये भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारा प्लांट है, नीचे से इसने पानी एब्जॉर्ब किया, नीचे से इसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। नीचे से यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन थी, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन थी, नीचे से पानी ऊपर चला गया। अब यहाँ पे इसमें बहुत सारी सेल है, मान लो इतने सेल है इसमें, ठीक है, इतने सेल है। इसमें वाटर मॉलिक्यूल आया, फिर इसमें भी चला गया, इसमें ऐसे ऊपर ऐसे जाएगा। बट ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है ये तो वहीं पर जाएगा नहीं और ये बाहर चला जाएगा, इससे अभी ट्रांसलेशन होगी। ऐसे क्या होगा, मैं आपको क्लियर कट डायग्राम बनाकर कर सकता हूँ। अभी देखो, ये है हमारा प्लांट, ठीक है। यहां से उसने पानी एब्जॉर्ब किया, मान लो ये वाले सेल से सभी,
ठीक है, यहाँ से पानी गया इस सेल में से इस सेल में चला गया, इसमें से इसमें। सेल इतने बड़े नहीं है, बस मैंने माइक्रोस्कोप करके बताया है आपको, यहाँ पे मैग्नीफाई करके बताया। ठीक है, यहाँ से जाएगा पानी बाहर और फिर से ऊपर से आना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि पानी वेस्ट करने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ये क्या कर रहे हैं कि ईच एंड एवरी सेल को वाटर पहुंचा रहा है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन की मदद से क्या हो रहा है कि ईच एंड एवरी सेल के जो वाटर पहुंच रहा है और प्लांट को पूरे अच्छे तरीके से पानी मिल रहा है। ये हो गया क्लियर। अब आपको एक बात मैंने बतानी थी कि ट्रांसपिरेशन का रेट कैसे मतलब कि कम होता है। अगर रेनी डेज हो तो क्या होगा, सनलाइट बिल्कुल नहीं होगी, सनलाइट नहीं होगी तो वाटर वेपर जो बाहर निकले वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, वेपर्स नहीं बनेंगे, तो क्या होगा कि ट्रांसपिरेशन लो हो जाएगी। बट जब सनलाइट होगी, बहुत ज्यादा सनी डेज होंगे, समर सीजन होगा, तो क्या होगा ट्रांसपिरेशन का रेट ज्यादा होगा, ट्रांसपोर्टेशन वाटर ज्यादा से ज्यादा होगी, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब किए जाएंगे। अब देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट और फूड की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, ये भी देख लेते हैं। सो मैं रूट प्रेशर बताता हूँ रूट प्रेशर भी क्या है। वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस आपने पिछली बार भी पढ़ी है। ऑस्मोसिस क्या है, ट्रांसफर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो अभी इसमें रूट प्रेशर जो है ना ऑस्मोसिस से मेनली रिलेटेड है। रूट प्रेशर की बात करें, इसमें क्या होता है, जैसे हमारा ये प्लांट है, ठीक है, ये हमारा प्लांट है। इसमें क्या होता है कि नीचे ऐसे मिनरल्स भी पड़े हैं। यहाँ पे मान लो एक मिनरल Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव अंदर चला गया, अंदर क्या होगी, वाटर की कंसंट्रेशन कम हो गई, यहाँ पे एक्सेस वाटर बहुत ज्यादा, इसमें वाटर नहीं है, तो वाटर क्या कर जाएगा, यहाँ पे मूव कर जाएगा ऑस्मोसिस की प्रोसेस से, क्योंकि अंदर सोल्ट ज्यादा हो गया बट वाटर कम है, इसलिए हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा। ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, हाइपो कंसंट्रेशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ से वाटर चलेगा, ऐसे वाटर की ट्रांसपोर्टेशन रूट प्रेशर की मदद से हो जाएगी, ऑस्मोसिस की मदद से हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाटर चला जाएगा। क्यों रहेगा, क्योंकि अगर एक मिनरल प्लांट ने खींच लिया, अगर एक मिनरल प्लांट ने ले लिया तो वाटर भी साथ में चला जाएगा। ये हो गया आपका क्लियर। अभी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करते हैं प्लांट में। फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है फ्लोइम की मदद से। फूड की ट्रांसपोर्टेशन में मेन नाम दिया गया, उसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। फ्लोइम की मदद से होती है, फ्लोइम की मदद से इसकी ट्रांसपोर्टेशन होता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें मेनली एटीपी की मदद से, ठीक है, एटीपी की मदद से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन अभी देख लेते हैं, फ्लोएम कैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। तो फ्लोएम में एक ऐसा कंडक्टिंग टिश्यू है जो कि क्या करता है, फूड की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, आपको बता दिया गया है। ठीक है, अब मैं आपको ये बात बताना भूल गया कि फ्लोएम में कौन कौन से किस किस से फ्लोएम बना है और जाइलम किस किस से बना है। सबसे पहले वही डिस्कस कर लेते हैं। जाइलम है, ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, ये जो हमें सबको पता है, जाइलम जो है वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। बट ये बना किस किस चीज से, कौन कौन सी चीजें हैं जो वाटर की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, वो मैं बताना भूल गया था, मैं वो भी बता देता हूँ। ये कंडक्टिंग टिश्यू ये भी सभी को पता है किस किस से बना है, कि ये देखते हैं ट्रैकेट से बना है, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, और जाइलम फाइबर्स। इस चीज से जो है जाइलम बना है, किस से बना है, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। और अगर फ्लोएम का देख लेते हैं, फ्लोएम किस किस से बना है, फ्लोएम किस किस से बना है, एक तो ये बना है सीड ट्यूब से, एक कंपाउंड सीड सेल से, एक बना है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम अभी पैरेन्काइमा डाल दूंगा, और एक किससे बना है, फ्लोएम फाइबर से, फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, फ्लोएम की ये इसी से फ्लोएम बना है और इसी से जाइलम बना है। ठीक है, ये तो आपको भी क्लियर। अभी देखते हैं फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन में कैसे हेल्प करता है, वो अभी देख लेते हैं।
उससे तब तक जैसे मैं यूज कर रहा हूँ आपको, वो इसकी ट्रांसलोकेशन की टेक्निक बता रहा है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोलेबल प्रोडक्ट फ्रॉम द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट टू नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मेनली क्या है कि ग्रीन पार्ट से जहाँ पर फूड बन रहा है फोटोसिंथेसिस की मदद से, अगर वहां से नॉन ग्रीन पार्ट तक खाना पहुंच रहा है, सोलेबल प्रोडक्ट पहुंच रहा है, फूड पहुंच रहा है, ठीक है, क्या पहुंच रहा है, सोलेबल प्रोडक्ट। मेनली फूड नहीं कहना है, सोलेबल प्रोडक्ट कहना है। सोलेबल प्रोडक्ट पहुंचे उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। ये हो गई हमारी ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस। इससे भी देखते हैं कि कैसे एक प्लांट में फूड जो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा है प्लांट, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ये है हमारा प्लांट, यहाँ पे है हमारा, चलो मैं नीचे इसको ड्रॉ करके देता हूँ क्योंकि ऐसे आपको क्लैरिटी अच्छी नहीं आएगी। जैसे हमारा ये है प्लांट, ठीक है, ये है हमारा ग्रीन पार्ट, ग्रीन है ये और नॉन ग्रीन ये है हमारा नॉन ग्रीन। अब भी खाना यहाँ से यहाँ लाना है तो कैसे लाएंगे, यहाँ पे खाना बन गया है यानी फोटोसिंथेसिस यहाँ पे हो गई है, तो कैसे आएगा खाना, सबसे पहले खाना आएगा नियर बाय फ्लोइंग में। फॉर एग्जाम्पल ये नियर बाय फ्लोइंग जो कि इसके बिल्कुल पास है, यहाँ से आएगा खाना यहाँ पे, मेनली फूड आ गया यहाँ पे, और बाहर वाटर जाएगा, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, फूड भी इधर बाहर आ जाएगा इसके कारण, और फूड नॉन ग्रीन प्लांट को मिल जाएगा, नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट को मिल जाएगा। यहीं पर हमारे ट्रांसपोर्टेशन प्लांट का प्रोसेस जो खत्म होता है। सबसे मेन बात जो इसकी बताने वाली थी कि ये एक्टिव प्रोसेस है, यानी इसमें एनर्जी खर्च होती है, एटीपी मॉलिक्यूल जो है खर्च होते हैं। एटीपी की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है एटीपी की फुल फॉर्म है, ठीक है। ऐसे जो होता है कि प्लांट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट होती है, मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स इन ह्यूमन बीइंग्स का भी बता दिया है, वो चैम्बर्स पे डिपेंड होती है, ठीक है। तो भाई सब देख लेते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। इसके साथ में हम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स वाला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए इसलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले एक्सक्रीशन होती क्या है, मेनली वही बात बतानी बहुत ज़्यादा जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि प्लांट्स और एनिमल्स के मेटाबॉलिज्म में से वेस्ट प्रोडक्ट या नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट जो है जिसको बाहर निकाला जाता है उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। ऐसा प्रोसेस जिस वजह से नाइट्रोजनस वेस्ट या वेस्ट प्रोडक्ट जो है बॉडी में से बाहर फेंके जाते हैं, थ्रो आउट किए जाते हैं, उसको हम इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। अब ये देख लेते हैं, ये है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लेने हैं तो ऐसा आपको रफली का स्केच बना लेगा, जैसे मैंने बनाया, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो इसको लेबल करते हैं अभी, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको हर्ट का भी बताया था, जो राइट वाला है उसको हमने लेफ्ट लेना है, जैसे हम लिख रहे हैं, और जो लेफ्ट वाला है उसको राइट लेना है, क्योंकि अगर हम जैसे मैं ब्लैक बोर्ड की अपनी बॉडी के साथ कंपेयर करूँ तो राइट वाला राइट आ जाएगा और लेफ्ट वाला लेफ्ट आएगा। ये हो गई हमारी लेफ्ट किडनी, ये हो गई हमारी राइट किडनी, ठीक है। ये हमारी जो रेनल आर्टरी है और ये वेन है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया, ये हमने पढ़ना है, ये है हमारा यूरेटर, इनके फंक्शंस भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, और ये है हमारा यूरेथ्रा, ये नीचे वाला पार्ट है, ये हमारा यूरेथ्रा, ठीक है। ये तो मैंने जस्ट बता दिया आपको कि कैसे ये जो है इनकी लेबलिंग हमें करनी है, बट मैं आपको एक फैक्ट है वो बताने वाला हूँ, वो आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा, इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी क्योंकि फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मेन क्वेश्चन आपको आ जाता था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम किन किन चीज़ों से बना है, तो ये हमें बताना पड़ेगा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम किन किन चीज़ों से बना है। तो सबसे पहले हमें बता देना कि यूरेटर से बना है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और किडनी। मैंने यही तीन चार चीज़ें बता देनी है, बस इससे आपका काम हो जाएगा। बट आपको मेन चीज़ ये बतानी है कि आपको वो पूछ लेंगे व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी, बेसिक यूनिट क्या है किडनी का, वो आपको बताना है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी। ये क्या करता है, डेटा फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, वो देखते हैं वो कैसे करता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। नेफ्रॉन का भी आपको डायग्राम एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो वो भी आपको अच्छी तरीके से एग्जाम में करके जाना है। तो मैं आपको थोड़ा सिंपल डायग्राम बनाकर बता देता हूँ।
आप इतना भी ड्रॉ कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ऐसे आपने कुछ ड्रॉ कर देना और ये नीचे को ले जानी है, ऊपर को लेकर आनी है, ठीक है, और ऐसे कर देना है। फिर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें बीच बीच में से गैप छोड़ देने हैं, फिर इसको ऐसे कर देना है, ठीक है। ऐसे आपका काम हो जाएगा। अच्छी तरीके से हर एक चीज़ को अगर हम बनाएं तो उससे अच्छी ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। इसको मैं थोड़ा अच्छे तरीके से नीचे कर देता हूँ। इसको ऐसे बनाना है, इजी है, काफ़ी इजी है अभी मैं जो बता रहा हूँ, इसलिए आपको इसमें माइंड सेट कर लोगे तो आपका एग्जाम में अच्छे तरीके से हो जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप रफली भी ड्रॉ करोगे आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको कुछ ऐसी दो निकालनी है, ये ठीक है, यहाँ पे बीच में डॉट लगा देने हैं, बस आपका हो गया काम। बस लेबलिंग कर दो तो आपका ये डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम कहेंगे वुमेन कैप्सूल। इसके फंक्शंस भी देखते हैं अभी। वुमेन कैप्सूल, ये है हमारा ग्लोमेरुलस। साथ साथ में नेक्स्ट फंक्शन डिस्कस करें। वुमेन कैप्सूल एक ऐसा मेन कप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि न्यूरॉन का, नेफ्रॉन का मेन पार्ट है, ठीक है, ये नेफ्रॉन का मेन पार्ट है। ये रीअब्जॉर्प्शन और अल्ट्राफिल्ट्रेशन में मेन हेल्प करते हैं। ग्लोमेरुलस एक ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा है। ब्लड कैपिलरीज, इसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज को अगर हम मिला तो ग्लोमेरुलस बन जाता है। इसको अगर डेफिनेशन देना हम कैसे बोल सकते हैं, इट इज द बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज इन द वुमेन कैप्सूल। वुमेन कैप्सूल का एक हिस्सा है इन द वुमेन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। ये हो गया हमारा ग्लोमेरुलस। के फंक्शन क्या है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हेल्प करने के बाद क्या होता है कि जो आयंस हमारे यूरिया के थ्रू या यूरिक एसिड के थ्रू बाहर जा रहे होते हैं, जैसे Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, पोटाशियम आयन, सोडियम आयन, ऐसे H पॉजिटिव आयन जो हमारी बॉडी से बाहर जा रहे होंगे, तो वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की मदद से, ग्लोमेरुलस की मदद से हमारी बॉडी के अंदर रह जाएंगे, जिससे हमारी बॉडी से न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे और न्यूट्रिएंट बर्बाद बिल्कुल नहीं होंगे। वुमेन कैप्सूल हो गया, ग्लोमेरुलस हो गया। आगे हम देख लेते हैं जो मेन पार्ट जो हमें बताने हैं एग्जाम में, ये आपको बहुत बार पूछा गया, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग कलेक्टिंग डक्ट का मेन काम क्या है कि यूरिन को फ्लो होने में हेल्प करता है। ऐसे यूरिन यहाँ से आउट हो जाता है, बॉडी से बाहर निकलता है। ये आपको बोल देना कलेक्टिंग डक्ट का आपको पूछ लिया। इट इज लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इट इज अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच कनेक्ट द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ये ट्यूबुलर पार्ट है ना, नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट को कनेक्ट करता है यूरेथ्रा के साथ, ठीक है। ये भी आपको हो गया। मेरे आपको एग्जाम में यही तीनों पूछे जाते हैं और इसलिए अगर आपको ये लेबलिंग देनी है तो इसको बोल सकते हो लूप ऑफ हैनल, लूप ऑफ हैनल, ठीक है। ये आप दे देना। अगर आपको पीबीटी सीबीटी करना है वो भी आपको बता देते हैं, डीसीटी और पीबीटी, ठीक है। अगर आपको करना है तो कर सकते हो, अगर नहीं करना है नहीं कर देना। अगर आपकी बुक में ये भी दी है कि ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, ये तो आपका होगा डायग्राम नेफ्रॉन का। आगे हम देख लेते हैं, ये तो हमने इसके फंक्शन भी कर लिए, बस इन तीनों के मेनली आपको फंक्शन करना है। इसका वुमेन कैप्सूल का, ग्लोमेरुलस और कलेक्टिंग डक्ट का मेनली आपको फंक्शन लर्न करना है। आगे मैं आपको बता देता हूँ डीसीटी और पीसीटी क्या है। कई बार ये एग्जाम में ऐसी आ जाती है, उसको बच्चों को पता नहीं होता कि है क्या, बट पर चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ बताएंगे एग्जाम के रिलेटेड। आपके एग्जाम में नहीं नंबर कम होंगे। पीसीटी की फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। और डीसीटी की क्या है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। ये दोनों पीछे वाले जो सेम रहेंगे, बस आपका आगे वाला चेंज होगा कि जगह प्रॉक्सिमल आ जाएगा डिस्टल। इसकी अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा क्योंकि हायर क्लासेस में होने वाला है। अगर आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी तो आप शायद आपका ध्यान इस तरफ चल जाए और बाकी जो आपका मेन टॉपिक है वो भूल जाए। नेफ्रॉन का डायग्राम लर्न करना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम लर्न करना है, दोनों मेन है जो मैंने आपको बताए थे कि उनके फंक्शन लर्न करने हैं, वो भी उनके फंक्शन भी लर्न कर लेंगे। आज आपको ये आ जाता है कई बार कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में वेस्ट के किस
कैसे बाहर निकला, यूरिया की फॉर्म में और यूरिक एसिड की फॉर्म में। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो मैं अभी ये पॉइंट बताने वाला हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्या है कि जैसे हम हमारा फिल्ट्रेट निकलता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, मान लो कि वो 10 लीटर है, 10 लीटर हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकला, बट जो हमने यूरेथ्रा से बाहर निकाला वो था 1 लीटर। ये क्या बात है, आप पूछोगे ये 9 लीटर कहाँ पे चला गया, गायब हो गया, इवेपोरेशन तो हमारे पेट में होती नहीं है, ये कैसे चल गया, 9 लीटर कहाँ पर चला गया। उसकी रीएब्जॉर्प्शन होगी, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स थे उसमें इसका जो वैल्यू अमाउंट था वो बढ़ाया हुआ था, इसलिए सारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लिए। और जो हमारा यूरिया और यूरिक एसिड की फॉर्म में जो हमारा वो एनएस के थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर जाने के लिए बचा है, वो भी 1 लीटर ही बचा है। मैंने आपको बताना था कि मैं आपको लास्ट में फैक्ट बताने वाला हूँ, जो कि एक्सक्रीशन इन प्लांट से पहले बता दूंगा। अभी वो देख लेते हैं कि हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी की जो किडनीज हैं दोनों, एक किडनी में 1.2 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि 1.2 मिलियन अगर एक में पाए जाते हैं और 2.4 मिलियन दोनों को मिलाकर पाए जाते हैं, और 2.4 मिलियन जो वैल्यू है वो कुछ कम नहीं है, बहुत ही ज्यादा बड़ी वैल्यू है। आगे हम देख लेते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, वो भी देख लेते हैं। प्लांट्स का बहुत ईजी है, इसमें कोई डायग्राम आपको नहीं करना है। आप सोचिए एक बार कि प्लांट्स का क्या वेस्ट होगा, प्लांट का क्या वेस्ट हो सकता है, सोचो। चलिए हम शुरू करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स का वेस्ट जो होगा वो होगा, प्लांट्स का मेनली वेस्ट क्या होगा, O2, जो कि वो बाहर निकालते हैं। O2 भी उनका वेस्ट ही है, जो कि वो स्टोमेटा की मदद से बाहर निकाल देते हैं। क्या पता उनके लीव्स में, जो लीव्स नीचे गिर जाते हैं, क्या पता उनमें कोई मटेरियल हो जो कि वो बाहर निकाल देते हैं, शेड्यूल ऑफ हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। ये भी एक मेन पॉइंट आ सकता है। एक ऑक्सीजन एक लीव्स की तरफ, क्या पता वो सोइल में कोई मटेरियल छोड़ते हो, जैसे पानी छोड़ते हैं, मिनरल्स छोड़ते हैं नीचे, क्या पता सोइल में भी अपना वेस्ट डिस्चार्ज कर देते हो। एक पॉइंट ये आ जाता है कि क्या उनके जाइलम में क्या होता है कि वो होता है पानी, जो जाइलम में क्या होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट टैनिन रेसिन्स जो है स्टोर होते हैं, वो डेड सेल्स है, इसलिए उनका प्लांट्स जो वेस्ट है यहीं पर भी स्टोर हो जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो कि आपको आ सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान से सभी चीजें करने की जरूरत है। ऐसे और भी बहुत सारे पॉइंट है जो कि आपकी बुक में दिए गए हैं, इसलिए आपको अपनी बुक को अच्छे तरीके से पढ़ना है। एनसीईआरटी भी फॉलो अच्छे तरीके से करनी है, ये नहीं है आपको एनसीईआरटी को भूल देना है। ठीक है, अच्छे तरीके से कर लेना है, आपकी बोर्ड का पेपर प्रिपेयर। बेस्ट ऑफ लक।